जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु एवं अधातु इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, धातु एवं अधातु में एक अंतर बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए धातु है और इधर अधातु है। तो पहला अंतर लिखेंगे कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जबकि अधातुओं में ऐसी कोई भी चमक नहीं होती है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है जबकि अधातुएं प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि धातुओं के विद्युत सुचालक होने का कारण यह है कि इनके परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो विद्युत का संचालन करते हैं। तीसरा प्रश्न है, धातु की तन्यता और अगाध वर्तनीयता से क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि धातुएं तन्य होती है, इन्हें खींचकर इनसे तार बनाए जाते हैं। और उसके बाद लिखेंगे कि धातुएं अगाध वर्तनीयता होती है, इन्हें हथौड़े से पीटकर इनकी चादरें बनाई जाती है। धातुओं के अगाध वर्तनीयता एवं तन्यता के गुणों के कारण ही इन्हें विभिन्न रूप देकर आवश्यकता की अनेक वस्तुएं बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं वे द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन सा धातुई गुण प्रदर्शित करता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी धातु की तरह विद्युत का सुचालक करता है तथा ये चमकीली भी होती है। 6 नंबर प्रश्न है, आर्गन के दो परमाणु परस्पर संयोग होकर आर्गन अणु यानी कि Ar2 क्यों नहीं बनाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि सभी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करते हैं, जबकि आर्गन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे इसका अष्टक पूर्ण हुआ रहता है। इसीलिए आर्गन के दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु यानी कि Ar2 नहीं बनाते हैं। प्रश्न है, परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है। आप लोग देखिए यहाँ पे इधर परमाणु है और इधर आयन है। तो यहाँ पे पहला अंतर लिखेंगे कि परमाणु विद्युता उदासीन होता है जबकि आयन पर धन आवेश या ऋण आवेश होता है। दूसरा अंतर है कि परमाणु के गुण उसके संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है जबकि आयन के गुण उसके आवेश के कारण होता है। तीसरा अंतर कि परमाणु अस्थायी होते हैं जबकि आयन अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म का साझा होता है तब उनके बीच एकल संयोजक बंधन बनता है। और दूसरा कि जब संयोग करने वाले दो परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उनके बीच द्विक सह संयोजक बंधन बनता है। और तीसरा, जब संयोग करने वाले दो परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उनके बीच त्रिक सह संयोजक बंधन बनता है। 9 नंबर प्रश्न है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसे प्रमाणित करने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अगर बल्ब जलने लगेगा तो यह विद्युत का सुचालक है, यदि बल्ब नहीं जला तो यह विद्युत का कुचालक है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, क्यों। इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि जल के अणु सोडियम क्लोराइड के आयनिक यौगिक में विद्यमान आयनों के साथ पारस्परिक
क्रिया करते हैं जिससे आयनों के बीच का आकर्षण बल कमजोर होकर टूट जाता है और आयन अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में नहीं घुलता है। 11 नंबर प्रश्न है, CH4 और CO2 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। तो देखिए यहाँ पे CH4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पे CH4 में C और H दो तत्व हैं। तो यहाँ पे कार्बन जिसकी परमाणु संख्या 6 होता है और इसका हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कार्बन का 2 और 4 होता है और हाइड्रोजन का 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए कार्बन के पायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बूंदा से इंडिकेट के बिंदु के द्वारा इंडिकेट किया गया है 1 2 3 4 कार्बन के हो गए। और जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस के द्वारा इंडिकेट किया गया है, तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक। देखिए यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा है। तो चूंकि यहाँ पे H4 दिया गया है तो हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे ये अपना अष्टक पूर्ण कर रहा है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे इन दोनों के साथ संयोग करके यहाँ पे एक अष्टक पूर्ण कर रहा है। ये अपना बाह्यतम कक्षा को पूर्ण कर लिया। यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों मिलकर अपना कक्षा पूर्ण कर लिया। यहाँ पे ये दोनों मिलकर अपना कक्षा पूर्ण कर लिया और यहाँ पे ये दोनों मिलकर अपना सेल को पूरा किया। और जबकि कार्बन को यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 यहाँ पे कार्बन ने इन सभी के एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। तो यहाँ पे देखिए CH4 का निर्माण हो गया। तो आप लोग यही संरचना सूत्र बना लेंगे, आप लोग यही इलेक्ट्रॉनिक संरचना बना लेंगे। अब अगला देखिए यहाँ पे CO2 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिले और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और इसका ऑक्सीजन का 8 होता है। तो अभी इसके आधार पर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। तो कार्बन का हो जाएगा 2 और 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 और 6। तो अब यहाँ पे देखिए कार्बन का H के द्वारा यहाँ पे क्रॉस के द्वारा इंडिकेट किया गया है। तो 2 इधर है और 2 इधर। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पे डॉट के द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 इधर है, 2 इधर है और 2 इधर है। और यहाँ पे देखिए 2 इधर हो गया, 2 इधर है और 2 इधर है, क्योंकि यहाँ पे O2 दिया गया था तो इसीलिए ऑक्सीजन का 2 होगा। और यहाँ पे देखिए अपना अष्टक पूर्ण कर रहा है। तो कार्बन है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ग्रहण कर रहा है। जबकि ऑक्सीजन है वह 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से इधर से ले लिया और ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ग्रहण कर लिया अपना। और यहाँ पे देखिए CO2 का अपना निर्माण कर लिया। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक संरचना का निर्माण कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक यौगिक के बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका होती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि रासायनिक यौगिकों के निर्माण में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ही प्रमुख भूमिका होती है। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, इसकी संख्या यदि 8 से कम होती है तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए अन्य परमाणु के साथ संयोग कर आयनिक अथवा सहसंयोजक के द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व A की परमाणु संख्या 12 है और दूसरे तत्व B की परमाणु संख्या 17 है। A और B के संयोग से बने यौगिक का सूत्र लिखें। तो आप लोग यहाँ पे देखिए तत्व A और B है। तो तत्व A की परमाणु संख्या 12 है और तत्व B की परमाणु संख्या 17। तो इसके आधार पर हम लोग तत्व A के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। तो इसका हो जाएगा 2 8 2 और B का हो जाएगा 2 8 7। तो इस प्रकार हम लोग इसका संयोजकता भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तत्व A का संयोजकता हो जाएगा 2 और तत्व B का संयोजकता हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सूत्र का निर्माण करेंगे। तो A का 2 था तो यहाँ पे 2 नीचे लिख देंगे और B का यहाँ पे 1 था तो इसका नीचे 1 लिख देंगे और उसके बाद तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए AO1 और B2, यहाँ पे इसका हो जाएगा AO1 और B2 हो गया। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि तत्व A और B के संयोग से बने यौगिक का जो सूत्र होगा वह AO1 और AO1 B2 होगा। 14 नंबर प्रश्न है इसका, अमोनिया के अणु में कुल कितने सहसंयोजक बंधन हैं? इसका उत्तर लिखेंगे एकल सहसंयोजक वाले 3 बंधन हैं। इसका बी नंबर प्रश्न है, सोडियम अणु कहना क्या सही है? इसका उत्तर लिखेंगे हाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में बंधन की प्रकृति पर प्रकाश डालें। इसका 1 नंबर है जल, तो यह हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। दूसरा है नाइट्रोजन अणु, तो यह भी हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। फिर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यह होगा आयनिक बंधन। फिर है कैल्शियम क्लोराइड, तो यह होगा आयनिक बंधन। 16 नंबर प्रश्न है, तत्व W, X, Y और Z की परमाणु संख्या क्रमशः 7, 9, 10 और 11 है। तत्वों के निम्नांकित युग्मों से बने यौगिकों का सूत्र लिखें एवं उनमें विद्यमान बंधन की प्रकृति बताएं। आप लोग यहाँ पे देखिए तत्व है WXYZ जिसकी परमाणु संख्या 7, 9, 10 और 11 दिया गया है। तो इसके आधार पर हम लोग इन सभी का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए दिया गया है और यहाँ पे इसकी संयोजकता भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा W की संयोजकता 3, X की संयोजकता 1, Y की संयोजकता 0 और Z की संयोजकता 1। अब आप लोग देखिए यहाँ पे पहला इसका प्रश्न था W और X के संयोग से, तो यहाँ पे W के नीचे 3 लिख देंगे, इसकी संयोजकता 3 था और X की संयोजकता 1 था। तो यहाँ पे देखिए इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सूत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सूत्र बनेगा W1X3। फिर दूसरा है X और X के संयोग से, तो यहाँ पे X का जो X की संयोजकता 1 है और इसका भी 1 ही है। तो यहाँ पे इन दोनों को तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सूत्र बनकर होगा X1X1। फिर अगला है W और Z, तो यहाँ पे W की संयोजकता 3 था और यहाँ पे Z की संयोजकता 1 था। तो यहाँ पे सूत्र का निर्माण होगा W1Z3। फिर अगला है Y और Z, तो यहाँ पे देखिए Y की संयोजकता 0 था और Z की संयोजकता 1। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे कि यह अभिक्रियाशील नहीं है, यानी कि यह अभिक्रिया नहीं कर सकता है, जिस कारण इसका सूत्र का निर्माण नहीं होगा। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, X और Y तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि X और Y के बीच बनने वाले बंधन की प्रकृति बताएं। तो देखिए यहाँ पे तत्व है X और Y जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे देखिए X का है 2 और 6, इसका है 2, 8, 8, 2। तो इसके आधार पर हम लोग इसका संयोजकता निकालेंगे। तो तत्व X की संयोजकता 2 हो जाएगा और Y का भी संयोजकता 2 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे तत्व X है जिसके वाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और तत्व Y जिसके वाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे तत्व Y जो कि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन तत्व X को दे देगा, तो इस तत्व X का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो यह बंधन जो बनेगा वह वैद्युत संयोजक या फिर आयनिक बंधन बनेगा। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, एक धातु जिसकी परमाणु संख्या 19 है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर एक सफेद ठोस क्लोराइड बनाता है। चित्र की सहायता से A का अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात विन्यास दिखाएं। तो देखिए यहाँ पे तत्व है पोटेशियम और क्लोराइड, वहाँ पे दिया गया था। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो ये पोटेशियम का हो जाएगा 2, 8, 8, 1 और क्लोरीन का हो जाएगा 2, 8, 7। तो देखिए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभिक्रिया के पहले। तो यहाँ पे देखिए इसमें कक्षा दिया गया है KLMN। यहाँ पे बीच में न्यूट्रॉन और बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है।
तो ये देखिए यहाँ पे इसका संरचना, यहाँ पे पहले कक्षा में देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और बाद उसके बाद एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और एन कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभिक्रिया के पहले कहा है, किंतु जब यह पोटेशियम क्लोरीन के साथ यहाँ पे देखिए अभिक्रिया कर रहा है, पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यह इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे। तो यह अभिक्रिया जो कि आयनिक बंधन या फिर सहसंयोजक बंधन बोल सकते हैं, तो उसके द्वारा यहाँ पे बंधन का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया के पश्चात जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, तो यहाँ पे देखिए KLM है, 3 कक्षाएं हैं इसके, और बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड सेल में देखिए यहाँ पे इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो यही आप लोगों को सिर्फ चित्र के माध्यम से समझाना था, तो आप लोग इस चित्र को बना लेंगे। अगला प्रश्न है, एक परमाणु ए दूसरे परमाणु बी को 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर एक यौगिक बनाता है। ए की संयोजकता और बी की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि माना कि तत्व ए की परमाणु संख्या 12 है और तत्व बी की परमाणु संख्या 16 है। तो तत्व यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या 12 होता है मैग्नीशियम का, और परमाणु संख्या 16 होता है सल्फर का। तो इसके आधार पर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 2 8 और 2, सल्फर का होगा 2 8 6। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे सल्फर के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा, तो यहाँ पे वैद्युत संयोजक बंधन या फिर आयनिक बंधन बोल सकते हैं। तो इस यहाँ पे बंधन बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका अष्टक पूर्ण हो गया, तो 2 8 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर का हो जाएगा 2 8 8 और मैग्नीशियम का हो जाएगा 2 8। तो यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे कि तत्व ए की जो संयोजकता होगी वह 0 होगा, इसका संयोजकता 0 हो जाएगा मैग्नीशियम का। और तत्व बी के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो तत्व बी हम लोग माने थे सल्फर को, तो इसके अंतिम कक्षा में देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग लिख लेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 20 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन अणु यानी कि H2 बनने में दोनों H परमाणु अष्टक प्राप्त नहीं करते, फिर भी हाइड्रोजन का अणु काफी अस्थायी होता है, क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के संयोग से हाइड्रोजन अणु यानी कि H2 बनता है। हाइड्रोजन का दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, जिससे हाइड्रोजन अणु का पहला कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन से अष्टक पूर्ण हो जाता है। इसी कारण हाइड्रोजन परमाणु अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी और सी 3 तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 8 10 और 20 है। इनमें अक्रिय गैस की पहचान करें। तो यहाँ पे देखिए तत्व है ए बी सी जिसकी परमाणु संख्या है 8 10 और 20। तो यहाँ पे देखिए अक्रिय गैस निकालना है, तो तत्व ए जिसकी परमाणु संख्या 8 है यह अक्रिय गैस नहीं होगा, वह परमाणु संख्या 10। तत्व बी जिसकी परमाणु यह अक्रिय गैस है, और तत्व सी जिसकी परमाणु संख्या 20 है, तो यह अक्रिय गैस नहीं है, तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, इसकी संयोजकता ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे तत्व है ऑक्सीजन जिसकी परमाणु संख्या 8 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6। तो यहाँ पे इसका संयोजकता हो जाएगा 8 माइनस 6 करेंगे, तो यहाँ पे इसका संयोजकता हो जाएगा 2, तो आप लोग लिख लेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक यौगिकों का चयन करें। देखिए यहाँ पे इतने सारे दिए गए हैं, इनमें से हमें चुनकर बताना है।
पहला है ग्लूकोज, तो यह हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। फिर है अगला पोटेशियम क्लोराइड, तो इसमें हो जाएगा आयनिक यौगिक। रे एसिटिलीन, तो इसका हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक बंधन। रे यूरिया, तो यह संयोजक हो जाएगा। फिर कॉपर सल्फेट, तो यह हो जाएगा आयनिक यौगिक। रे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यह हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक। अमोनिया क्लोराइड, तो यह हो जाएगा आयनिक यौगिक। तो आप लोग लिख लेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, जल में विलय दो सहसंयोजक यौगिकों के नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे ग्लूकोज, यूरिया और चीनी, जो कि जल में विलय सहसंयोजक यौगिक हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट में एक अचुंबकीय पदार्थ मिश्रित है, इसे अलग करने की एक विधि का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि मैग्नेटाइट में उपस्थित अचुंबकीय पदार्थ को अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटाइट अयस्क को पीसकर महीन चूर्ण बना दिया जाता है। फिर इस चूर्ण को एक विद्युत चुंबकीय बेलनों के बेल्ट पर डालकर मशीन को चालू कर दिया जाता है। मैग्नेटाइट चुंबकीय होने के कारण चुंबक की ओर आकर्षित होकर एक पात्र में गिरता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थ उससे अलग होकर एक अलग पात्र में गिरता है। तो मैग्नेटाइट में चुंबकीय पदार्थ इस प्रकार मैग्नेटाइट में मिश्रित अचुंबकीय पदार्थ को अलग कर दिया जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, भाजन क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भाजन कहलाती है। इसका उदाहरण के लिए पहला लिखेंगे कि जिंक ब्लेड, इसका अनुसूत्र होता है ZnS, वर्जित होकर ZnO में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए इसका समीकरण भी दिया गया है, 2ZnS प्लस 3O2 एरो, यहाँ पे देखिए 2ZnO का निर्माण कर रहा है और प्लस 2SO2 हो गया। फिर दूसरा इसका उदाहरण लिखेंगे कि गैलेना, यानी कि इसका अनुसूत्र होता है PbS, वर्जित होकर लिथार्ज PbO में परिणत हो जाता है। तो इसका समीकरण देखिए कि 2PbS प्लस 3O2 एरो 2PbO, यहाँ पे देखिए लिथार्ज का निर्माण हो रहा है और प्लस 2SO2। अगला प्रश्न है, प्रगलन में गालक की क्या भूमिका होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रगलन में गालक की यह भूमिका होती है कि गालक पदार्थ को निस्तापित या भर्जित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है, जिससे प्रगलन में उपस्थित अगलनीय अपद्रव्य दूर हो जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबाकर रखा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे, चूंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ इतनी तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है कि इन्हें वायु में खुला छोड़ देने पर ये तुरंत जल उठते हैं। इसी कारण सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है ताकि कोई दुर्घटना न हो। अगला प्रश्न है, धातुओं के संक्षारण से क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय धातु का संक्षारण कहलाता है। 30 नंबर प्रश्न है, धातुओं के शोधन की एक विधि का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि धातुओं के शोधन में दो विधियां अपनाई जाती है। पहला है गाल्वनिक पृथक्करण विधि और दूसरा है वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। तो हम लोग गाल्वनिक पृथक विधि का वर्णन करेंगे कि इस विधि के द्वारा कम द्रव्यमानक वाली धातुओं जैसे टीन, लेड को उच्च द्रव्यमानक वाली धातुओं से अलग किया जाता है। इस विधि में एक ढालुई भट्ठी का इस्तेमाल किया जाता है। इस भट्ठी का ताप धातु के द्रव्यमानक से थोड़ा अधिक रखा जाता है। अशुद्ध धातु को भट्ठी के सिरे पर रखते हैं। धातु द्रवित होकर भट्ठी के निचले भाग की ओर बहने लगती है, किंतु अद्रवणशील अपद्रव्य पीछे ही छूट जाते हैं।
अगला प्रश्न है मिश्र धातु क्या है? किन्हीं दो मिश्र धातुओं के नाम और उपयोग लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। पहला मिश्र धातु है पीतल, तो इसका उपयोग लिखेंगे कि बर्तन, नलियां एवं कारतूत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है सोल्डर, तो इसका धातुओं एवं विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। 32 नंबर प्रश्न है लोहा एवं तांबा के दो दो अयस्कों के नाम लिखें। तो देखिए यहाँ पे लोहे का अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट और दूसरा ऑक्साइड अयस्क। तांबा का हो जाएगा कॉपर पाइराइट्स और दूसरा हो जाएगा मैलेकाइट। अगला प्रश्न है धातु कर्म किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। 35 नंबर प्रश्न है किसी औरत ने अपने गंदे एवं पुराने सोना को आभूषण 35 नंबर प्रश्न है किसी औरत ने अपने गंदे एवं पुराने सोना के आभूषणों को स्वच्छ एवं चमकीला बनाने के लिए एक स्वर्णकार को दिया। स्वर्णकार ने उन आभूषणों को एक द्रव में डालकर उन्हें चमकीला बना दिया, किंतु उन आभूषणों का भार पहले से कम हो गया। क्या आप बताएंगे कि वह कौन सा द्रव था तथा ऐसा क्यों हुआ? 34 नंबर प्रश्न है सोडियम धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि वे धातुएं जिनकी क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी भाग में है वे काफ़ी क्रियाशील होते हैं। ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। इन्हें द्रवित अयस्क का वैद्युत अपघटन करके निष्कर्षित किया जाता है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो देखिए यहाँ पे कि सोडियम धातु द्रवित सोडियम क्लोराइड NaCl का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड धातु आयनों को इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर उन्हें धातु में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया गया है 2NaCl यहाँ पे द्रवित है, तो यहाँ पे देखिए बन रहा है 2Na प्लस 2Cl। यहाँ पे ये सोडियम प्लस होगा और क्लोरीन माइनस होगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। 35 नंबर प्रश्न है किसी औरत ने अपने गंदे एवं पुराने सोना के आभूषणों को स्वच्छ एवं चमकीला बनाने के लिए एक स्वर्णकार को दिया। स्वर्णकार ने उन आभूषणों को एक द्रव में डालकर उन्हें चमकीला बना दिया, किंतु उन आभूषणों का भार पहले से कम हो गया। क्या आप बताएंगे कि वह कौन सा द्रव था तथा ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर लिखेंगे कि स्वर्णकार उन आभूषणों को जिस द्रव में डाला वह द्रव एक्वा रेजिया था, जो कि सांद्र HCl एवं HNO3 का मिश्रण होता है। इसके आयतन के विचार से 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि आभूषण का भार कम होने का यह कारण है कि जब स्वर्णकार ने आभूषणों को एक्वा रेजिया में डाला तो आभूषण के ऊपरी सतह के कण पिघलकर नीचे बर्तन की सतह पर बैठ जाता है, जिसके कारण आभूषण चमकीला हो जाता है, किंतु उसका भार पहले से कम हो जाता है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड जैसे Cr2O3, MnO2 आदि कार्बन द्वारा अवकृत नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ उच्च ताप पर ये कार्बाइड बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अवकरण की क्रिया एल्यूमिनियम धातु द्वारा कराई जाती है। इस प्रक्रिया को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है पीतल एवं कांसे के अवयव तत्व बताएं। देखिए यहाँ पे पीतल का अवयव हो जाएगा तांबा और जस्ता, कांसा का अवयव हो जाएगा तांबा और टिन। तो आप लोग लिख लेंगे। लास्ट 38 नंबर प्रश्न है दो ऐसी धातुओं के नाम लिखे जो ठंडे जल
से अति तीव्र अभिक्रिया करती है। ऐसी किसी धातु को जल में डालने पर अवलोकित कोई 3 प्रेक्षण लिखें। यदि अभिक्रिया में कोई गैस उत्पन्न होती है तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया सोडियम, पोटेशियम एवं कैल्शियम आदि धातुएं करती है। इसका देखिए कि मैग्नीशियम धातु को जल में डालने पर, तो पहला कि यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। दूसरा कि यह धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है। और तीसरा कि किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण दिया गया है 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। और दूसरा अभिक्रिया, दूसरा समीकरण देखिए 2K प्लस 2H2O एरो 2KOH प्लस H2O, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रहा है। तो इससे हमें पता चल, जब समीकरण में तीर ऊपर की ओर दिया जाता है तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो रही है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। और अभी तक आप लोग इसके अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।